ना। और किस चीज के लिए थे ये आपकी? 4 तो वैलिडिटी स्केल्स थे, बाकी उसके अलावा 3 स्केल्स और थे। हाँ भाई, यही चीजें थी ना। यस सर, यही थी। एंड फ्रीक्वेंसी वगैरह, एफबी स्केल वगैरह इसमें थे ना। ये आपके ट्रेन व्रेन और एफबी अलग थे, और उसके अलावा 4 अलग थे। के स्केल था, है ना? ये लास्ट 3 अलग थे। तो जो आपका ट्रेन है ना, वो आपके फिक्स्ड रिस्पॉन्डिंग को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। कुछ लोगों की आदत हो जाती है हर एक चीज का यस करने की, हर एक चीज का नो करने की। जो आपका ट्रेन है, टू रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंसी है, ये यूज किया जाता है जब आप एक फिक्स तरीके से रिस्पॉन्स करने लग जाओ। हाँ भाई, यस सर। आप लोग आगे पढ़ोगे, एक आता है एक्विसेंस रिस्पॉन्स सेट बोलते हैं हम। अभी एमए वगैरह करोगे ना, वैसे तो देखो जितना एमएम के आपको 10 क्लिनिकल स्केल कराए हैं, और वो जो 4 जो वैलिडिटी स्केल कराए थे, अगर उतना लिखा होगा ना तो मोर देन इनफ हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नॉलेज के लिए, अगर आपको लगता है आप और भी लिखना चाह रहे हो, तो ट्रेन ब्रेन और एफ भी लिख दो। तो ट्रेन तो यूज होता है आपका जब आप एक पर्टिकुलर हर एक ऑप्शन का यस ही ऑप्शन, यस ही आंसर देने लग जाओ, या नो ही आंसर देने लग जाओ। ठीक है सर, मतलब ये ट्रेन और ब्रेन जो 2 हैं, ये अगर हम नहीं लिखते हैं तो भी वो ओके रहेगा? हाँ, ओके रहेगा, क्योंकि उसमें आपने पहले ही बहुत कुछ लिख दिया है। उसके 10 क्लिनिकल स्केल आपके हाइपोकॉन्ड्राइसिस से लेके और सोशल इंट्रोवर्जन वगैरह सब कुछ अगर आप लिखोगे, स्किज़ोफ्रेनिया है और भी जो भी चीजें उसमें है, तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा एक तरीके से ना। उसके बाद जो उसके जो 4 वैलिडिटी स्केल्स थे, कौन कौन से थे? एक तो कैनोट से था, एक शायद एल स्केल था, है ना, एक एफ स्केल था, एक के स्केल था, यही थे ना? यस सर। आप इनके बारे में लिखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो बेसिक इनके नाम लिखाओ, या फिर आप लिख दो ट्रेन के नीचे लिख दो कि भाई ये फिक्स्ड रिस्पॉन्स। जो कुछ लोगों की आदत हो जाती है, हर स्टेटमेंट पढ़ेंगे यस का ही आंसर देने लग जाएंगे, या हर एक पे नो लगाने लग जाएंगे। ये चीजें ठीक तो है नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखा है। तो जब इंसान फिक्स्ड रिस्पॉन्स देने लग जाए तो उसको चेक करने के लिए ट्रेन का यूज किया जाता है। ठीक है, उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए। ओके सर। फिक्स्ड रिस्पॉन्डिंग को डिटेक्ट करने के लिए, फिक्स्ड रिस्पॉन्डिंग कर रखी है या नहीं कर रखी है, इस चीज को चेक करने के लिए आप ट्रेन यूज करते हो। और व्रिन आप यूज करते हो जब रेंडमली रिस्पॉन्ड कर रखा हो सब्जेक्ट ने। भाई इसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स थी जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट थी, है ना? अभी तो घंटे चल रही है। इसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स थी जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी थी। ऊपर पूछ लिया, मान लो कि आपको कभी ऐसा लगता है कि आप, मतलब आपको क्या लगता है कि आपको शरीर में कोई बीमारी है, मतलब हाइपोकॉन्ड्राइसिस का इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो, पूछ ले, वहां आप तो कराए नो, और नीचे उसके ही अपोजिट कोई क्वेश्चन था, मतलब उसके ही पैरेलल कोई क्वेश्चन था और उसमें आप कराओ यस, तो पता चल जाएगा ना। कॉन्ट्राडिक्ट हो गई बात, समझ रहे हो? हेलो? यस सर। तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए आप वेरिएबल रिस्पांस इनकंसिस्टेंसी स्केल का यूज करते हो। ठीक है, वैसे अगर आप नाम भी लिखाओगे तो भूत रहेगा ये काफी ज्यादा। अभी देखो इसमें ना, इसके अलावा और भी मैं 1-2 जगह पढ़ रहा था, इसमें 1-2 स्केल्स और भी है, लेकिन फिर कितना ही लिख के आओगे? आज जैसे ईपीपीएस भी कराऊंगा तो उसकी मैं 1-2 वीडियो शेयर करूंगा आपके पास ना यूट्यूब पे, क्योंकि वो मेरे को स्केल तो कहीं मिला नहीं। आप एक बार वो वीडियो देख लेना, ठीक है? तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, ये नहीं है कि आपको जो मैं वीडियो भेजूंगा वो एग्जाम में लिख के आनी है, बस आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये टेस्ट जो ईपीपीएस है ये एडमिनिस्टर किस हिसाब से किया जाता है। ओके सर। ठीक है, तो अगर आप 10 इसके क्लिनिकल स्केल, इसका जो स्ट्रक्चर है कि भाई हैथवे मैकिल ने बनाया था, 567 स्टेटमेंट्स हैं, इसके रिवीजन्स लिखाओ, फिर उसके बाद इसके 10 क्लिनिकल स्किल डिस्कस कराओ, 4 इसके वैलिडिटी स्किल डिस्कस कराओ, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि इसके अलावा भी देखो, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया इन स्किल्स के बारे में, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि कितना पढ़ोगे आप लोग, या कितना मैं पढ़ाऊंगा? ठीक है, लेकिन आप इतना लिखाते हो तो फिर आपके खूब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये नहीं है कि आपके जो है, अगर आप इतना लिख के आते हो उसके बाद कोई आपका मार्क्स काट सकता है, कोई नहीं काट सकता उसके बाद आपके मार्क्स। ओके सर। ओके। आगे भी सभी
सबको स्क्रीन? यस सर। तो अभी तक जो हमने स्केल्स पढ़े हैं, 2 MMPI और आपका फैक्टर जो CPF था, MMPI आपका एम्पिरिकल क्राइटेरियन कीइंग से निकला हुआ था। बताया था ना, सिर्फ उन आइटम्स को रख लेते हैं जिनमें वो आइटम्स जो है लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। यस सर। और फैक्टर एनालिसिस जो बता दिया था भाई डाटा रिडक्शन टेक्निक है। यस सर। उसके थ्रू 16PF निकला था और MMPI निकला था एम्पिरिकल क्राइटेरियन कीइंग के थ्रू। ये टेस्ट निकला है पर्सनालिटी थ्योरी के थ्रू। एक भाई साहब हुए मुर्रे मर्रे करके, नाम सुना है कभी इनका? हेनरी मुर्रे, नहीं सुना कभी? नो सर। चलो कोई नहीं, हमने तो हमें तक नहीं पढ़ी ये चीज, क्योंकि बहुत से पर्सनालिटी साइकोलॉजी दोनों पर्सनालिटी की जो है थ्योरीज दे रखी हैं। हर थ्योरी को पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये जो टेस्ट बनाया गया था ये आपका इनकी थ्योरी के बेस के ऊपर बनाया गया था। इन्होंने एक थ्योरी दी थी नीड्स की, ड्राइव्स की, मोटिव्स की, और 15 नीड्स दी थी। तो वो नीड्स, ड्राइव्स, मोटिव्स को लेके और वो 15 नीड्स को लेके ये टेस्ट बनाया गया था। ठीक है, EPPS बनाया किसने था? ये दिख रहा होगा आपको, एलन एल एडवर्ड्स। इसलिए इसको एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल भी बोलते हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। इसने बनाया था। एक फोर्स चॉइस है ये, नॉन प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी। 2 तरीके की पर्सनालिटी इन्वेंटरी होती है, एक प्रोजेक्टिव, एक नॉन प्रोजेक्टिव। पता है किसी को? सर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं, कभी सुने कि क्या चीज होती है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर। हाँ भाई, सुने हैं नहीं सुने कभी? सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स क्या होते हैं? क्या मतलब निकाल पा रहे हो उस चीज से, सेल्फ रिपोर्ट मेजर से? सर इसमें हम अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ मतलब हमें खुद के बारे में पता चलता है। चलो कहीं ना कहीं ठीक जा रहे हो। और कोई सेल्फ रिपोर्ट है, देखो रिपोर्ट सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ रिपोर्ट है। अभी तक कोई टेस्ट किया है आपने? EPPS किया हुआ है, 16PF किया था? यस सर। वो क्या चीज थी? देखो सेल्फ रिपोर्ट मेजर था वो, जिसमें आप स्टेटमेंट्स पढ़ के अपने हिसाब से आंसर देते हो ना। उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के, भैया क्या कोई भी स्टेटमेंट आप उसे पढ़ के उसे आंसर दे रहे हो, तो वो जो सेल्फ रिपोर्ट है, आप खुद अपने आप की खुद की रिपोर्टिंग कर रहे हो। ठीक है? यस सर। उसके बाद आपके होते हैं प्रोजेक्टिव मेजर्स। ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स नॉन प्रोजेक्टिव मेजर्स होते हैं। ठीक है? प्रोजेक्टिव से क्या मतलब है? प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा था आपने? यस सर। क्या चीज था वो? और फिर दिन एक होमवर्क भी दिया था आपको कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसका पता किया कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म? मतलब क्या भूल गए या मिला नहीं? सर प्रोजेक्शन तो वो होता है कि जब हम अपनी कोई चीज है, जैसे हमें कोई पसंद नहीं है तो वो चीज हम दूसरों पे डाल देते हैं अपनी ईगो को मतलब डिफेंस करने के लिए हम कोई चीज दूसरों पे डाल देते हैं कि उसकी वजह से हुआ है ये। जैसे सर हम फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं ये बिलीव करूंगी कि शायद उसको ही मैं पसंद नहीं हूँ। ठीक है। और सर ये भी बोल सकते हैं कि आप टीम वर्क करते। लाइक हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देते टाइम हमें खुद नहीं आता होता, लेकिन हम टाइम शेड्यूल पे कि टाइम बहुत कम था या पेपर ही लेंथी था या फिर एग्जाम हार्ड था, टीचर ने बिल्कुल ये सबसे सही था। टीचर ने ऐसा चेक किया है कि उनको ठीक से करना नहीं आया, तो हम इसलिए इसको कह देते हैं सर। सही बात है भाई, बिल्कुल। दूसरों पे दोष डाल देना। हाँ जी बोलो। इसका मतलब सर ये है कि जो चीज हमसे नहीं हो रही हम उसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं खुद को सेव करने के लिए। बिल्कुल सही बात है भाई, आपसे कोई काम नहीं होता तो आपकी ईगो पे तो चोट लगती है ना।
यस सर। यस लगता है ना भाई कि हमको होता है ना भाई ईगो। वो एक मूवी थी ना उसमें वो डॉट जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का है यस सर। यस सर थी ना। फिर वो भी एक तरीके से वो डिफेंस मैकेनिज्म पे भी वो अपनी टैक्टिक्स यूज कर रहा था उसको परेशान करने के लिए। तो हम भी कुछ टैक्टिक्स यूज करते हैं जिन्हें हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म ना जरूरी नहीं है कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियस तौर पे भी काम कर जाते हैं ना। इन्हें हमारी ईगो बचानी होती है। हम कैसे मान लें कि हमें अच्छा खाना बनाना नहीं आता। कि चलो मैं तो मान लूं मैंने तो कभी बनाया नहीं, लेकिन आप लोग अगर कोई बनाता है तो वो कैसे मान लेगा कि अगर उसके हाथ से गंदा खाना बन जाए, मतलब गंदा क्या जो टेस्ट ना हो जिसमें मान लो, तो वो कैसे मान लेगा कि उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। फिर तो कमियां ही ढूंढेगा ना। यस सर। यस तो ये बात हो जाती है। अपनी ईगो को बचाने के लिए जो आप यूज करते हो अपने अहम, यहाँ ईगो का मतलब उससे नहीं हो घमंड वमंड वाली मत ले लेना भाई। साइकोलॉजी में इस टर्म का मतलब घमंड से नहीं होता। हम कह देते हैं ना बड़ी ईगो है, बड़ा कैजुअली हम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बोलते थे भाई बड़ी ईगो है, बड़ा एटीट्यूड है इसमें। तो एटीट्यूड क्या नेगेटिव चीज होती है पॉजिटिव होती है, ये बताओ। सब पॉजिटिव। कैसे भाई? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है। बिल्कुल सही बात कही। आप पॉजिटिव कैसे कह रहे हो? देखो मैंने एटीट्यूड बोला था, मैंने नेगेटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बोला, फेवरेबल या अनफेवरेबल नहीं बोला। ठीक है, तो ईगो अपने बचाने के लिए जो आप मैकेनिज्म चूज करते हो उनको आप डिफेंस मैकेनिज्म चूज बोलते हो। अपनी ईगो अपने अहम को बचाने के लिए कि भाई खाना गंदा क्यों बन गया, क्या बहाने देते हो? सर जैसे मैंने कुछ खाना बनाया और वो गलती से गलत बन गया, पर मेरे को पता है मैंने तो अच्छा ही बनाया होगा, तो हम सामने वाले को बोल देंगे कि तू रहने दे मत खा, तेरे को नहीं पता टेस्ट का कैसा होता है। हाँ, बंदा क्या जाने अदरक का स्वाद है, ऐसा कुछ था ना। सर कोई नई डिश ट्राई करो तो अगर वो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो कहेंगे अरे तुम तो खा ही नहीं, तेरे को क्या पता, ये ऐसी होती है। ऐसी होती है। तो इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म सिंह यूज करते हैं। अपना कोई गेम खेल रहे हैं, टीम गेम खेल रहे हैं, हमारी टीम हार गई तो हम कह देते हैं एक आदमी को बलि का बकरा बना देते हैं, उसके बाद इस वजह से हार गए। जैसे अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो कोई? देखते हैं Yes, सर, sir. खेलते नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखते हो 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल याद है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड? नहीं सर, आईपीएल देखते हैं। अच्छा आईपीएल देखते हो, चलो कोई बात नहीं। तो जब इंडिया हारा 2019 में, हमारी न्यूजीलैंड के हाथ तो सबने कितना फोड़ दिया था इसके सर पे, ऋषभ पंत और विराट कोहली के सर पे। गलती तो पूरी टीम की थी। अपना डिफेंस मैकेनिज्म बचाने के लिए और प्लेयरों ने भी इस पे इनके सिर पे टीका फोड़ दिया था, कभी ऋषभ पंत नहीं खेला या फिर विराट कोहली ठीक नहीं खेला। तो बाकी 9 प्लेयर भी तो थे, वो कौन सा अच्छा खेल गए कि ऐसा तो नहीं कि 100 बना दिया हो। तो ये चीज होती है जब हम अपनी ईगो का डिफेंस करने के लिए जिन मैकेनिज्म्स का, जिन स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं, हम उन्हें डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं। तो भाई आ जाओ वापस प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव पे आ जाए। प्रोजेक्टिव दूसरों पे आरोप देना है ना। यहाँ पे एक अलग चीज कह रहा है नॉन, ये तो देखो जो आपकी ईपीपीएस है ना, ये तो नॉन प्रोजेक्टिव है। एक प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं आपके, सुना है कभी? रोरशाह थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सुने हैं कभी? सुने हैं सर। हाँ चलो, ये आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इनमें ना पता है क्या माना जाता है? इसमें माना जाता है कि इंसान का ना अनकॉन्शियस बोलता है। सिगमंड फ्राइड पढ़ा है, उसने 3 चीज बताई थी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। यस सर। यस सर। है ना। तो कॉन्शियस तो बहुत छोटी चीज बताई थी उसने, वो देखा है आइसबर्ग वाला मॉडल बताया था। यस सर। टाइटैनिक मूवी देखी है? यस सर। सुना है उसके बारे में? यस सर। आइसबर्ग से टकराया था ना वो, अंटार्कटिका में टकराया था ना। यस सर। यस सर। फिर आइसबर्ग का क्या कंसेप्ट होता है? आइसबर्ग का क्या कंसेप्ट होता है? हिमालय से भी बड़े साइज की, हिमालय की हाइट लगभग 8,500 मीटर है, 8.5 किलोमीटर के आसपास। उससे भी दुगने तिगने बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो अंटार्कटिका के जो ओशियन है आसपास का, उसमें तैर रहे हैं, और उनका आपको सिर्फ 1/3 हिस्सा दिखता है। यही कंसेप्ट है ना। यस सर। बाकी नीचे पानी के अंदर होता है।
भाई ऊपर वाला पार्ट आइसबर्ग पढ़ा था भाई, सबकॉन्शियस तो सबसे छोटा पार्ट है, फिर उससे बड़ा, उससे नीचे सबकॉन्शियस है, और उससे नीचे अनकॉन्शियस है जो सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट है। याद आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। तो जो आपके अनकॉन्शियस में चल रहा है, जो आपके अनकॉन्शियस में चल रहा है, उसको बाहर लाने के लिए आप प्रोजेक्टिव टेस्ट का यूज करते हो। अब जैसे रोड साइड में ना 10 फोटोज हैं, 10 फोटोज इंसान को दिखाई जाती है एक एक करके, और वो फोटो बिल्कुल वेग है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बस उससे पूछा जाता है कि आपको इस फोटो में क्या दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको लगे, किसी को दिख जाए चमगादड़ की फोटो है, किसी को हो सकता है वो फोटो, उसी फोटो में बटरफ्लाई दिख जाए, किसी को कुछ दिख जाता है, किसी को कुछ दिख जाता है। उसके बाद वो सब लिखे जाते हैं रिस्पॉन्सेस, माइनर डिटेल्स भी ली जाती है और मेजर डिटेल्स भी ली जाती है। जब पढ़ेंगे तब कराऊंगा अच्छे से। तो उसके बाद जो डिटेल्स देता है, जो आपके डिटेल्स दे हुए, तो वो माना जाता है कि आपके अनकॉन्शियस से निकल के आ रही है वो चीजें, क्योंकि वो क्लियर तो दिख नहीं रही फोटो में, फोटो में बटरफ्लाई तो दिख नहीं रही है ना। यस सर। समझ रहे हो? उसके बेस पे जो आपने रिस्पॉन्सेस दिए हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट, जिनमें क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते इनमें आपको कोई फोटो दिखा दिया, फिर जैसे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, उसमें आपको इमेजेस दिखाई जाती हैं, और उसके बाद उस पे आपको स्टोरीज लिखनी होती है, भाई लिखो। फिर जो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, देखो इस तरीके के टेस्ट है जिनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। उसके बाद वो इंटरप्रेट करते हैं कि भाई आपकी स्टोरी से क्या 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 चीजें निकल के आ रही है बाहर। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ये इस तरीके के टेस्ट है जो हमारे अनकॉन्शियस को बाहर लेके आते हैं। ठीक है, तो इनमें अब आप जैसे भर रहे हो 16 पीएफ भर रहे हो, इसमें जर्नल स्टेटमेंट है, इसमें कोई चीज अनकॉन्शियस से नहीं निकल के आएगी, लेकिन उसमें क्या है, आपको बिल्कुल वेग फोटो दी और आपको बटरफ्लाई दिख गई। जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम सुनिए, फ्लेक्सिबल फ्रेड ने किताब लिखी थी, समझ भी पा रहे हो या नहीं, या फिर मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ? कोई लिंक भी कर पा रहे हो या नहीं इन बातों से? यस सर। सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही हैं? नो सर। सिगमंड फ्राइड ने किताब लिखी थी जिसको आप बोलते हो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उसने कहा था आपको जो सपने, आप सपने सभी देखते हो नहीं देखते? यस सर। देखते हो ना, उनका मतलब होता है, देखो कुछ चीजें ऐसी है जो हम सब करना चाहते हैं लेकिन हमारी सोसाइटी उसे परमिट नहीं करती है ना। फ्राइड भाई साहब जो थे ना, इन्होंने मतलब इतना अच्छा काम किया है साइकोलॉजी में जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें कही हैं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म रहा वो ये रहा कि इनकी कही गई बातों का साइंटिफिक बेस नहीं है कोई भी, और आज के टाइम में दुनिया साइंस के अलावा किसी को कुछ मानती नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप इन्हें डीप में पढ़ोगे ना, तो आप ये कहोगे कि भाई इसने ये बात भी सही कह रखी है, साथ में ये बात भी सही कह रखी है, आप इसकी एक भी बात को नकार नहीं सकते, और वहीं दूसरी तरफ इसकी एक भी बात को आप साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके की बातें कही है उन्होंने। कहा था भाई जो आप सपने देखते हो ना, वो आपको क्यों आते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं आपके मन में, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप करना तो चाहते हो लेकिन सोसाइटी के प्रेशर से आप उसे नहीं कर पाते। होता है ना, ओइडोपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स सुना, पढ़ा था? यस सर। है ना, तो उन्होंने कहा था भाई ये चीजें होती है लेकिन ये फिर हम सोसाइटी के थ्रू नहीं कर पाते, मतलब सोसाइटी के की वजह से रियल में ठीक है। तो सर आपकी आवाज कट रही है, अभी भी कट रही है। सभी के लिए कट रही है, फिर आपके लिए कट रही है भाई? सर बीच बीच में चली जाती है फिर वापस आ जाती है, ऐसे हो रहा है। अब आई? यस सर। तो इन्होंने कहा था कि जो आप सपने देखते हो उनका भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं सपना, मतलब इस तरीके के सपने आते हैं, बड़े विचित्र विचित्र सपने आते हैं ना, जैसे कई बार दिखता है भाई, कई बार देखो एक दो इंटरप्रिटेशन मैंने थोड़ी सी पढ़ी हुई है, उसके बेस पे बता रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों को दिखता है कि भाई वो किसी अंधेरे कमरे में बंद है, वैसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम उनकी लाइफ में ऐसी चीजें चल रही होती हैं जिनसे उनका बाहर निकलना मुश्किल हो पा रहा होता है। जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओ, आप मतलब जो आपकी, जब आप जगे हुए हो आपकी लाइफ में, मान लो कोई इस तरीके का फेज आ रखा है, क्या फंसे हुए हो आप कहीं,
तो उसी तरीके के आपको सपने आए, ठीक है। कुछ लोगों को समुद्र दिखता है, पानी पानी दिखता है, उसका उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया था कि भाई ऐसे लोगों को तब दिखता है जब रियल लाइफ में उनके सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती हैं, भाई यहाँ जाऊंगा वहां जाऊं, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊं, इसलिए सपने में उन्हें समुद्र या बहुत ज्यादा पानी दिख रहा है, ठीक है, समझ गए। तो आपका उन्होंने इस तरीके से बताया था कि भाई दो चीजें हैं, एक तो आपकी कॉन्शियस में है जो आपकी ये जो आपके पेपर पेंसिल टेस्ट है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं, इनके थ्रू भरवा सकते हो। दूसरे आपकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनकॉन्शियस हैं, उनको आप पेपर पेंसिल के थ्रू नहीं भरवा सकते क्योंकि लोग बताएंगे थोड़ी ना। तो फिर उसके लिए उन्होंने मतलब साइकोलॉजिस्ट ने हमारे ने यहाँ पे प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी इन्वेंटरीज डेवलप की, ठीक है। लेकिन ये वाली इन्वेंटरी आपकी नॉन प्रोजेक्टिव है, कभी जब करेंगे तब डीप पे बात करेंगे इस मामले में, ठीक है। तो ये देख लो भाई, इसकी जो एज रेंज है वो 16 to 85 है और 45 मिनट इसे 45 मिनट इसे कंप्लीट करने में लगते हैं। सुने आगे। यस सर। यही बात है भाई, वो अलेक्जेंडर मुर्रे की एक थ्योरी थी जिसकी थ्योरी में से इस टेस्ट को किया निकाला गया था, जैसे 16 पीएफ से कैटल का फैक्टर एनालिसिस से कैटल का 16 पीएफ बना है, एम्पिरिकल क्राइटेरियन किंग से एमएमपीआई बना है, उसके उसी हिसाब से इनकी मुर्रे साहब की एक थ्योरी थी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये। जिंदगी भी बहुत लंबी जी इन्होंने, तो उनकी थ्योरी थी जिसमें से उन्होंने टेस्ट निकाला गया, अभी तक एंट्री लेगा एंट्री नहीं देती, ठीक है। इनकी थ्योरी थी, नीड्स को लेके थ्योरी थी इनकी मेनली ना, फिजिकल और साइकोजेनिक नीड्स दी थी। लेकिन आपको अगर ये एग्जाम में आए तो आपको इनकी थ्योरी के बारे में लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2-4 लाइनें लिखी हुई है ना, ये लिख देना, ठीक है। कि भाई जो नीड होती है वो एक तरीके का अपना इंसान का रिस्पॉन्स होता है जो उसको सर्टेन सिचुएशन में, सर्टेन कंडीशन में वो देता है या उसे देना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ भाई, कहाँ घूमो सारे के सारे? यस सर। 15 नीड्स बताई थी मुर्रे ने, और उन 15 नीड्स को ईपीपीएस में जो एडवर्ड है उन्होंने अपने डिफाइन कर दिया कि भाई ये हम 15 नीड हम इस टेस्ट के जो आपका ईपीपीएस है 15 नीड्स के ऊपर ही खेलता है, ठीक है, इंसान की, कि वो 15 नीड्स को मेजर करता है। यस सर। चले आगे। यस सर। ये रही भाई नीड फॉर अचीवमेंट, क्या चीज होती है ये? सर मतलब कि ये हमारी नीड्स होती हैं, और नीड ऑफ अचीवमेंट में बताया गया है कि हर इंसान को पसंद है कि वो रिकॉग्नाइज हो और वो सक्सेसफुल हो, तो ये वही है कि उसको रिकॉग्नाइज होना पसंद है, ये सब चीजें बता रखी हैं। देखो हर इंसान के अंदर ये चीज नहीं होती, वैसे आपने जो थोड़ा सा बोले ना, क्योंकि 15 नीड है, 15 की 15 नीड इंसान के अंदर नहीं हो सकती ना। कुछ लोगों को अचीवमेंट पसंद होती है, कुछ लोगों को एफिलिएशन पसंद होती है, कुछ लोगों को पावर पसंद होती है ना। तो डिफरेंसेस होते हैं, हर इंसान के अंदर नहीं होती। लेकिन आप ये कह सकते हो कि जो इंसान इस नीड के ऊपर हाई स्कोर करेगा ना, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी। वो क्वालिटीज क्या है भाई? वो सक्सेसफुल होना चाहेगा अपने जीवन में ना। यस सर। बड़े बड़े टास्क अकम्प्लिश करना चाहेगा। जैसे लोग हिमालय पे चढ़ जाते हैं, इनमें ना नीड फॉर अचीवमेंट बहुत आई होती है। जो इस तरीके के काम कर जाते हैं ना, इलोन मस्क है, इन जैसे लोगों में नीड फॉर अचीवमेंट बहुत आई है। भाई कहाँ उसने स्पेस एक्स सुना है उसका? क्या सर? स्पेस एक्स, उसने प्रोग्राम चला रखा है स्पेस एक्स के बारे में देखना। वो ना जैसे नासा भेजता है ना एस्ट्रोनॉट्स को, सैटेलाइट्स को, रॉकेट्स को अंतरिक्ष में नहीं भेजता नासा। यस सर। उसी तरीके से उसने खुद का अपनी एजेंसी बना रखी है कि स्पेस एक्स नाम है उसका, और उसके थ्रू लोगों को बैठा के भेजने की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट खुद भी जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये होती है नीड फॉर अचीवमेंट आपकी। कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि भाई कुछ कर गुजरने का जो जज्बा होता है ना, वो ज्यादा होता है। ये लोग डिफिकल्ट जॉब चुनते हैं, उसे सोल्व करते हैं, मजे आते हैं इन सब चीजों में। सर इतने मिलियंस उसके पास ऑलरेडी हैं, अब उनको भी कितना करेगा?
देखो पैसों के लिए नहीं लड़ते ऐसे लोग ना, तो लोगों के लिए पैसे बड़ी चीज नहीं। आपको तो पता नहीं होगा, वरना उसके बाद जब वो मिलियनेयर मल्टी मिलियनेयर हो चुका था ना, तब तक वो इंसान घर जो जिस घर पे रह रहा था वो किराए का घर था, उसने खुद का घर नहीं खरीदा था। ऐसे लोगों के लिए पैसे नहीं होते कि वो पैसे कमा लो, पैसे तो उसके बाद होते। उसने अभी बिटकॉइन की धज्जियां पीट दी, कभी कुछ कर देता है कभी कुछ कर देता है ना। बड़ा ही अलग तरीके का, बड़ा ही एम्बिशियस आदमी है। इस तरीके के लोग बड़े ही एम्बिशियस होते हैं, ओवर अचीवर्स होते हैं ऐसे लोग ना, कि कुछ ना कुछ अचीव करते रहना है। जो बट उसने जो बिटकॉइन की पहले तो बोला कि टेस्ला के लिए हम एक्सेप्ट करेंगे, और फिर बाद में उसने मना कर दिया, तो उससे उसकी तो बिटकॉइन की ब्रांड वैल्यू भी गिर गई ना। हाँ, उसकी वजह से इन्वेस्ट किया था सब बेचारे। पर ये गलत बात है ना, किसी और को भी बढ़ने दें। ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। यहाँ पे आप अगर एक दूसरे को नहीं नीचे गिराओगे तो फिर आप खुद कैसे ऊपर चढ़ोगे? तो दूसरे को नीचे गिरा के भी क्या ऊपर उठना सर? अरे इस तरीके की चीजें यहाँ पे नहीं सोची जाती, यहाँ पे इस तरीके की चीजें नहीं सोची जाती। अमेज़न और फ्लिपकार्ट, इन दोनों से शॉपिंग करते हो ना? यस सर। ये दोनों कंपनी आपस में राइवल्स है एक तरीके से देखा जाए तो क्या ये एक दूसरे के खिलाफ मार्केटिंग नहीं करती? करते हैं सर। अभी अपने देश में ही चला हुआ है भाई, बाबा जी सर ये करती हैं, लेकिन फायदा तो हमारा ही होता है फिर। लेकिन जो उसने बिटकॉइन के साथ किया, फिर उससे लोगों का भी तो कितना नुकसान हो गया। जिन्होंने बिटकॉइन में 11,000 इन्वेस्ट करे थे, उसके 150 रुपए मिले उनको। देखो किसी टाइम पे जिन्होंने 150 रुपए इन्वेस्ट किए थे उन्हें 11 लाख रुपए भी तो मिले हैं। वही शेयर मार्केट ऐसी ही चीज है, वहां पे लिखा नहीं होता ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। इस तरीके की चीजें यहाँ रिस्की लोग ही घुसते हैं। उसके कहने ना कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि चाइना ने भी बहुत हालत खराब करी है बिटकॉइन की। चाइना ने भी बोल दिया है कि भाई हम बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग तो करते ही नहीं है, इंडिया वाले तो, हमें तो पसंद ही नहीं है बिटकॉइन कभी से। क्रिप्टो करेंसी इंडिया को पसंद ही नहीं है। हालांकि फ्यूचर है, दुनिया का फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी है। अगर आप में से कोई बिटकॉइन करता है तो उससे पहले वो डॉलर में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। मेरे एक दोस्त के पास थे, उसने माइनिंग की थी अभी बिटकॉइंस की, तो उसने पहले उसे डॉलर्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसने उसे रुपीस में कन्वर्ट किया। क्योंकि इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल भी अभी तक इसको लेके का मतलब जो एक्सेप्टेंस नहीं आई है। आरबीआई बनाने लग रहा है अभी, कुछ रेगुलेटरी कुछ नियम्स बना रही है, आरबीआई रेगुलेशंस बना रही है कुछ, जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी इंडिया में भी आ सके। लेकिन वो अलग बात है, जैसे अभी अपने देश में भी किसी एक बाबा जी ने कुछ कहा हुआ है ना, तो वो अपनी जो है आयुर्वेदा को ऊपर चढ़ाने के लिए दूसरी कंपनी को गिराने में लग रहे हैं। तो ये बिजनेस है, यहाँ से आप नहीं कह सकते कि भाई क्या चीज होगी क्या चीज नहीं होगी, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। यस सर, वो उनकी एक स्टेटमेंट थी कि वो बोला तो उन्होंने एलोपैथी के बारे में था, फिर बाद में चेंज करके बोला मैं तो आलू पैटीज के बारे में बोल रहा था। हाँ वो तो देखो, चलो कुछ भी आप जो भी बोल रहे थे सब कुछ समझ में आती है वो चीजें ना। तो वो अब इसलिए ही तो कि देखो बेचारे, हम देखे तो कोई डॉक्टर जो है दिन रात लगे हुए हैं। अगर आपके घर में दिल्ली खास कर आता है तो आज सुबह का अगर आपने देखा हो तो सबसे फ्रंट पे खबर देखना डॉक्टर से रिलेटेड है, फ्रंट पेज पे ही सबसे नीचे देखना भाई कैसे बेचारे जो तूफान आया हुआ है केरला वगैरह में जिसका प्रभाव था, बारिश आई हुई, उसके बीच में बेचारे पानी को पार करते हुए अपने लोगों की टेस्टिंग करते हैं। फोटोज आती है बेचारों की अभी कोरोना का इलाज करते हुए, 24 घंटे वो पीपी किट पहने रहते हैं, 16 घंटे लगातार, उनकी स्किन खराब होने लग रही है ना। अगर उस चीज की तरफ देखा हो इंसान, उस तरह इतनी मोरालिटी हो तो ऐसी बात कभी ना कहे आदमी। लेकिन ये बिजनेस की दुनिया है, यहाँ ये लोग ये सब चीजें नहीं सोचते। अगर ये सोचने लग जाएंगे तो खाएंगे क्या, ये इनकी कंपनी बढ़ेगी कैसे? ठीक है। यस सर। तो ये होता है आपका न्यूट्रल अचीवमेंट। लोगों में ना बड़ा एम्बिशियस होते हैं। बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ा है, सुना है? क्या? बचेंद्री पाल इंडिया की थी, माउंटेन क्लाइंब कर गई थी, हिमालयन माउंटेन क्लाइंब, जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो क्लाइंब किया था। स्पाइनल कोड टूट चुकी थी, उसके बाद पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है उनको। यस सर। पैर में मोच आ जाए तो एक फ्लोर आपसे सीढ़ियां नहीं चढ़ा उतरा जाता। वो बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ, ट्रेन से आ जा रही थी, कुछ बदतमीजी हुई उसके साथ। उसके बाद लोगों ने उसे बाहर फेंक दिया चलती ट्रेन से, हाथ पैर टूट गए, पेट की हड्डी तक टूट गई थी।
उसमें भी फ्रैक्चर्स थे। उसके बाद वो देखो कहाँ से, उसका ट्रेन से पैर भी कट गया था। हाँ ट्रेन से पैर भी कट गया था। उसके बाद देखो कहाँ चढ़ गई वो हिमालय पे। ये थी नीड फॉर अचीवमेंट। जिन लोगों में आए होते हैं ना, इनको मन होता है कि कुछ कर गुजरेंगे आप लोग, है ना। यस सर। इन लोगों को पैसे से मतलब नहीं होता कि पैसे चाहिए, पैसे तो वैसे भी कमा लेंगे दुनिया, लेकिन होती है शोहरत कमाने का जो होता है, शान शौकत कमाने का जो होता है, वो होता है नीड फॉर अचीवमेंट पे हाई। ठीक है, जो काम दुनिया नहीं कर पाई। पोखरण मूवी देखी है? कौन सी सर? पोखरण। यस सर। इंडिया जब एक न्यूक्लियर स्टेट बना था 1988 में, तो उस टाइम पे हमारे जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अलावा और भी जो साइंटिस्ट थे, ने पैसे के लिए थोड़ी ना काम किया था। लेकिन नीड फॉर अचीवमेंट बहुत आई थी लोगों की ना, क्योंकि देश के लिए कुछ कर गुजरेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा 24 घंटे हमारे ऊपर नजर रखती थी, उसके बाद भी हम कर गए, है ना। यस सर। ये चीज होती है, जिन लोगों में हाई होती है, बड़े धांसू किस्म के लोग होते हैं। चले आगे। यस सर। दूसरा डिफरेंस, तीसरा ऑर्डर। नीड फॉर डिफरेंस। ये देखो इनके आगे जो डीईसी, एक मिनट एक सेकंड, ये DECORD लिख रखा है ना, अगर आप लिख के आओगे तो भी ठीक है, नहीं भी लिख के आओगे तो भी ठीक है, लेकिन डिफरेंस और ऑर्डर जरूर लिखाना, ठीक है। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है और कुछ नहीं है। ओके सर। ये नहीं है कि इनका नाम नहीं है, ये नाम तो इनका डिफरेंस है, लेकिन वो DEC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे नीड फॉर अचीवमेंट की ये थी ना ACH, ऐसे ही ऑर्डर की जैसे ORDA, मतलब क्या ना, ऑर्डर लिखाना खाली, ठीक है। ओके सर। क्या होती है नीड फॉर डिफरेंस? सर जो डिफरेंस में हाई स्कोर करते हैं, उन लोगों को दूसरों की प्रेज करना। हेलो, आवाज गई आपकी, मुझे नहीं आ रही है, फिर किसी को नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, वो उसका माइक बंद है। चलो, उनको बोलो कि उनका माइक बंद है भाई। कोई बोल रहा है? कोई और बताएगा भाई क्या होती है नीड फॉर डिफरेंस? सर डिफरेंस में जो हाई स्कोर करते हैं सर, उनको दूसरों से सजेशंस लेना, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, या फिर उनको प्रेज करना कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में ये फाइंड आउट करना कि वो क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। ये चीजें ज्यादा ध्यान देते हैं सर वो लोग। किस तरीके के लोग हुए ये? सर जो दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं और जो दूसरों को, जिनमें मॉरल वैल्यूज हाई होती हैं। मॉरल वैल्यूज की भी लिख रखी है? सर लिख नहीं रखी, मैं वैसे बता रही हूँ कि वो दूसरों को भी अप्रिशिएट करते हैं, वरना लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कोई कुछ करते हैं तो वो जेलस होते रहते हैं, बट ये ऐसे नहीं होती। उनको पता है कि दूसरों को भी प्रेज करना चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। और कोई भाई? थोड़े ऑप्टिमिस्टिक से लोग होते हैं ये लोग ना, मतलब दूसरों की तारीफ करने से नहीं चूकते। वैसे बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकल ट्रिक है ये, पता है आपको। अगर कभी किसी से कोई काम लेना हो ना, और आपको लगता हो कि भाई ये काम करेगा नहीं, तो उसकी पहले उसकी तारीफ कर दो। लेकिन तारीफ इतनी मत कर देना कभी कि वो समझ में आ जाए कि ये जो कहते हैं ना अपने हरियाणा में लोकल में कि भाई ये तो बिल्कुल ही पानी मारने लग गया। यस सर। इतने भी मत करना। लेकिन अगर कभी किसी से काम लेना हो तो सबसे पहले जाके उसकी तारीफ कर दो, वो ना थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। इस तरीके से बात कर, तारीफ करके काम निकलवाएंगे तो वो इंग्रेडिएशन नहीं होगा। वो अलग अप्रोच है, थोड़ी सी अलग अप्रोच है। देखो इसमें डिफरेंस में नहीं बता रहा मैं आपको, वो अलग चीज में बता रहा हूँ। ये जो बता रहा हूँ ना, ये जो तारीफ वाली चीज बता रहा हूँ, ये डिफरेंस के अंदर नहीं आती, ठीक है। वैसे इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी कोई काम निकलवाना है लोगों से, तो जो आप इंग्रेडिएशन बोलते हो, इंग्रेडिएशन कह रहे हो, उसको फादरली अप्रोच भी कहते हैं। ये लोग ना हाँ जी ना जी करके अपना काम निकलवा लेते हैं। आप सही कह रहे हो
लेकिन डिफरेंस अलग है। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी किसी से काम निकलवाना है तो पहले जाकर उसकी तारीफ कर दो, या उसको ये बोल दो कि यार तेरे अलावा तो ये काम कोई कर ही नहीं सकता, तूने पिछली बार भी मेरी हेल्प की थी, है? तो उससे सर पॉजिटिव इफेक्ट जाता है। ऐसे समझ भी तो आ जाता है। नहीं आता हर इंसान को, अगर आप अपने शब्दों का सही उपयोग करोगे तो नहीं आएगा समझ में। सर अब जैसे कोई काम, किसी को कुछ काम है, उससे पहले वो जो फालतू की फॉर्मेलिटी करता है, हाय कैसे हो, बड़े दिनों से दिखे नहीं, ब्ला ब्ला, फिर वो अपने काम पे आता है, तो समझ तो आता ही है सबको। और एक आपको डायरेक्ट ये बोल दे भाई ये काम कर दे मेरा, तो कैसा लगेगा आपको? सर तो शायद अच्छा लगेगा। अगर हाँ चलो ठीक है, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग वैसे, लेकिन अगर आप सही तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हुए यूज करोगे, अपनी बातों में लेके बात करोगे तो फिर बहुत सही रहेगा। देखो फेवर तो आप उससे ले रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि आपको एहसान फरामोश हो जाना है, आपने ठीक है फेवर ले लिया उसके बाद जाओ भाड़ में पट जाओ तुम, हमारा तो काम हो गया, वो नहीं करना, वो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उस तरीके से नहीं करना। लेकिन एक ट्रिक है ये कि आप अगर आपको लग रहा है कि भाई ये इंसान आपका काम करेगा नहीं, उसके बाद भी आपको पता है कि यार इससे काम करा लूं मैं, तो फिर सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि आप उसकी थोड़ी तारीफ कर दो, या उसको याद दिलाओ कि आपने उसने आपकी पिछली बार भी हेल्प की थी, तो आदमी थोड़ा सा बाउंड हो जाता है कि यार देखो मैंने पिछली बार भी की थी तो मेरा अभी भी बनता है। कंटिन्यूटी का जो प्रिंसिपल है ना वो आ जाता है कि यार देखो मैंने लास्ट टाइम भी की थी तो इस टाइम भी कर देता हूँ मैं, ठीक है? डिफरेंस इससे अलग चीज है। डिफरेंस होता है कि ये जो लोग होते हैं जिसपे हाई स्कोर करते हैं, ये लोगों के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, एक तरीके से फॉलोवर होते हैं ये ना, इनको चाहिए होता है कि कोई इन्हें लीड करे। पसंद होता है इनको किसी के छत्र छाया में रहना ना, ठीक है? ओके सर। दूसरे लोगों से अपने जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कपड़े पहन रखे उन पर राय मांगेंगे आगे से, अगर ये कभी कोई नई ड्रेस पहन के आएंगे तो फिर आते ही आपने जो नोटिस किया हो तो ना किया, उसका भी पूछेंगे भाई कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ मैं। कभी कोई स्पीच दी दोस्तों को कुछ, या फिर स्कूल में कभी या कॉलेज में कभी कोई स्पीच दी, तो फिर पूछेंगे अपने दोस्तों से आके कि वो कैसी स्पीच थी। नहीं, फीडबैक लेना भी सही लगता है, देना भी सही लगता है दूसरों को ना कि भाई ये बड़ा अच्छा था। ठीक है? ओके सर। तीसरा है नीड फॉर ऑर्डर। और इसमें ये होता है कि जो लोग जो हाई स्कोर करते हैं वो ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, कि कोई भी काम करने से पहले ना प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, फिर इस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटकम्स अच्छे रहेंगे। और वो मतलब हर चीज को एकदम नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल पसंद करते हैं, कि कोई भी चीज है तो बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए। और अपने जैसे कुछ भी इम्पोर्टेंट लेटर्स वगैरह उनको फाइल में पूरा रख के और फिर अच्छे से करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो उठा कहीं आते ही कुछ भी कहीं भी रख देंगे, पर ये लोग उस चीज को पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा फाइल में कोई फोल्डर बना के उसके अंदर रख के और चीजों को अलग अलग रख के कि ये मेरे 12th के डॉक्यूमेंट्स है, इस फाइल में मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, इस फाइल में ये है, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं वो लोग, इस तरीके के लोग होते हैं। बिल्कुल है। किन लोगों की छवि आती है आपके दिमाग में जब इस नीड फॉर ऑर्डर हाई का सुनते हो? आती है कोई छवि, है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इस देश की जो इस नीड फॉर ऑर्डर को फॉलो करती हो? इंडिया का डिफेंस सिस्टम भाई। गए हो कभी किसी ऑफिसर के घर में, गए हो आप लोग? आर्मी ऑफिसर के घर में गए हो किसी? यस सर। कैसा सब कुछ नीट और क्लीन मिलता है आप लोगों को? यस सर, मेरे स्कूल के जो डायरेक्टर सर थे सर, वो थे आर्मी रिटायर्ड, तो उनका घर देखा था सर हमने, वो बिल्कुल हर चीज ऑर्गेनाइज थी उनके घर में। इवन जो डेकोरेशन पीस भी होते हैं ना, वो भी सर उनको ऐसे ध्यान पे रखते हैं कि इस टेबल पे यही चीज रखनी है डेकोरेशन के लिए, उस पे वही रखनी है ना? कितना ज्यादा डेकोरेटिव सा रूम होता है इनका, बिल्कुल नीट और क्लीन लोग मिलते हैं। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होती है वो, मतलब हर चीज को ऑर्गेनाइज ही रखते हैं वो। जो लोग थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं सर। जो लोग इस डोमेन में हाई स्कोर करते हैं, सही बात कही भैया आपने, लोगों में बड़ा ना ऑर्गेनाइज तरीके से रहने का बड़ा इनका वो होता है। भाई हर जगह जहां भी जाएंगे हम, हमारे जैसे लोग क्या है मार्केट चले गए, कोई प्लान नहीं होता हम लोगों के पास ना। हम कंज्यूमर बेस्ड मार्केट की तरफ इसी तरीके से बढ़ने लगे हैं। आजकल जो आप बिजनेस में अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो कंज्यूमर बेस्ड मार्केट चल रहा है आजकल, सुना है कभी?
इसमें ना पहले नीड क्रिएट करी जा रही है लोगों में। सर कैसे? आपने वो मूवी देखी थी एक रणवीर सिंह की आई थी, लेडीज वर्सेस रिकी महल? यस सर। उसमें स्टार्टिंग में देखा था जब वो अनुष्का के पास जाती हैं वो तीनों लड़कियां मिलके, यस सर। वो उनको मिक्सी ग्राइंडर सब कुछ भेज देती है, जबकि वो वापस घर आती है तो उसमें से कहती है कि तेरे को तो इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, याद है? यस सर। तो ऐसी कोई चीजें हमें बेच देते हैं जब हम मार्केट जाते हैं, जिसकी भी जरूरत नहीं थी, बाद में लगता है हम तो खाम खा लाए इस चीज को। हमारे पास तो पहले से ही मतलब फुल था इसका स्टॉक। कोई चीज हम सोचते हैं भाई अच्छे जो ब्रांड्स हैं, लेवाइस हो गया या आपका मोंटी कार्लो हो गया, जो भी आप जिससे भी शॉपिंग करते हो भाई, जो अच्छे ब्रांड्स हैं इनके बाहर ये लोग लिख देते हैं कि भाई 20% ऑफ, 50% ऑफ। इंसान का मन कर जाता है खरीदने का, नहीं करता कि चलो भाई शॉपिंग जो है अभी ऑफ चल रहा है ले लेते हैं। सब वो लिखते हैं 50% ऑफ, उसके नीचे बहुत छोटा सा TNC भी तो लिखा होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ, TNC भी लिखा होता है उसके अंदर कि आप 2 लोगे तो फिर आपको मिलेगा, 3 लोगे तो मिलेगा। या फिर वो लोग क्या करते हैं, बहुत सी बार तो ऐसा तक देखने को मिला है कि उस चीज के पहले रेट इतने बढ़ा चुके होते हैं कि बाद में वो गिरा देते हैं उसके रेट। सब वो ऑलरेडी उसके रेट इतने कर देते हैं कि वो दूसरों को तो लगता है कि हाँ ये इतना है, बट वो उतना होता नहीं है, मतलब वो अपने पैसे उतने में वसूल कर लेते हैं, पर वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। देखो वो बात है ना, लेवाइस जैसी जो बड़ी कंपनी है, अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को अगर आप ऑब्जेक्ट भी ना करो तो भी जो बड़ी कंपनियां हैं ये पैसों पे चल रही है, ये कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई धर्म का काम थोड़ी ना इनका तो मतलब पैसे कमाने से है ना। तो ये न्यू अराइवल्स जो आपके नए कपड़े आते हैं उसको पहले 6000 का बना देंगे, जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट 3000 ही है, 3000 में बेचना है। उसके बाद ये उसको 50% लेस के साथ बेच देंगे। आप खुश हो जाओगे कि आपने जो है 50% लेस में लेवाइस की जींस खरीद ली हुई 3000 रुपए में, और उसकी एक्चुअल कीमत थी 3000, है ना? यस सर। ये फिर ये लोग, अगर आपने वो सोशल साइकोलॉजी पढ़ी है? यस सर। हाँ, तो उसमें टेक्निक्स नहीं पढ़ी? दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। कहते हैं कि ये फ्रिज ही नहीं मिलेगा आपको वॉशिंग मशीन भी फ्री दे रहे हैं, सिर्फ आप इतने की परचेसिंग और कर लो, इतने की परचेसिंग और कर लो। तो ये आपकी कंज्यूमर बेस्ड मार्केट बनाई जा रही है, लोगों की नीड पहले क्रिएट की जा रही है, समझे? हमें जरूरत नहीं है, लोगों में पहले उस चीज की नीड बनाई जा रही है। भाई आज के टाइम में जरूरत है, क्या जरूरत है भाई इस चीज की, समझे या नहीं? सर मतलब कई लोग ऐसे भी तो होते हैं ना कि उन्हें कुछ पसंद आ गया तो फिर वो ये नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है, बस उनको चाहिए होता है। देखो वो लाइकिंग वगैरह की बात तो उस दिन भी हो रही थी, अलग चीज हो गई, लेकिन अभी बात हो रही है कंज्यूमर बेस्ड मार्केट की, कि आप जो है लोगों में नीड क्रिएट करो। पहले क्या था कि भाई हमें जिस चीज की जरूरत है वो चीज हम ले आते थे। आज के टाइम में क्या किया जा रहा है कि लोगों में नीड क्रिएट की जा रही है उस चीज को लेके, समझे? सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना सर, जैसे वो ये कंडीशंस रख देते कि आप ये 3 आइटम्स खरीदोगे तो आपको ये फ्री मिलेगा एक। बिल्कुल ये लो बॉल टेक्निक होती है आपकी। लो बॉल टेक्निक अगर किसी ने पढ़ी हो तो बाहर लिख देंगे ये लोग ना, भाई बोतल के साथ फ्री मिल रहा है। जब आप अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि वो बोतल ही 50,000 की है, वो बाद में उसकी नीचे करके टर्म्स एंड कंडीशंस खोलते हैं। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बाद में खोलेंगे वो लोग ना। हाँ, तो आपने देख लिया भाई उनकी जो बोर्ड है, जो उनका आउटलेट है, उस पर लिखा हुआ है अच्छा क्लियर कि भाई आपने देखा कि बड़ी अच्छी चीज है, चलो ले लेते हैं। जैसे अगर आप रिलायंस वगैरह से अगर आप मुझे कोई शॉपिंग करता हो तो इनके बड़े कूपन्स आते हैं, देखे आपने? यस सर। उनको फिर आप उन कूपन्स को आप रिडीम कब कर सकते हो? जब आपने 1500 की शॉपिंग कर ली। अब 1500 की शॉपिंग करते घूमो फिर उस चीज के लिए। ये 3000 में मिक्सी फ्री देते हैं, 7000 के ऊपर एक बैग फ्री दे रहे हैं, 10,000 के ऊपर कोई और उससे थोड़ी बड़ी चीज फ्री दे देते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं, ठीक है? या फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को बाद में खोलते हैं। ये हो जाती कंज्यूमर बेस्ड मार्केट, कि पहले लोगों में नीड क्रिएट करो, उसके बाद वो चीज बेचो। आ जाए वापस? यस सर। तो ये जो ऑर्डर वाले लोग होते हैं, हम लोग तो चले जाते हैं ऐसे मुंह उठा के बाजार, ये बात चल रही थी। ये लोग ऐसे नहीं जाते, कहीं भी जाते हैं अब प्रॉपर इनके पास प्लान होता है। तो चलो कोरोना चल रहा है हम लोग नहीं जाते, लेकिन पहले क्या घूमने चले जाते थे, आपके डी पार्क की तरफ चले गए या फिर कहीं और चले गए,
अब अगर रोहतक में तो आप लोग चले जाते हो, टी पार्क चले गए, वहाँ शीतल मॉल वगैरह है, वहां घूम आए, कोई प्लान नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब घर आ रहे हो तो पता चल रहा है कि भाई 2000 रुपए की चपत लगाया है खुद को, है ना। यस सर। लेकिन इन ऑर्डर वालों में ऐसा नहीं होता। जिन लोगों ने नीट फॉर ऑर्डर खाई है, जिन लोगों ने अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उस पर हर एक चीज को नीट और क्लीन, बिल्कुल एडवांस प्लान्स होते हैं इनको, हर एक चीज को लेके हर एक चीज ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। ये घर जाओ, उनके व्यवहार में एक बिल्कुल पर्टिकुलर मैनेजमेंट दिखता है इनका, टाइम से उठना, टाइम से सारे काम करना। ठीक है भाई। कहाँ गए वो आप सारे? सर यही है। तो क्या हुआ, बंद करें? नहीं सर, या आगे चले? तो आज ऐसा रहे जैसे 2 दिन की छुट्टी के बाद ऐसा हो कि भाई क्लास ही ना हो तो ही अच्छा है अब। सर आप बाकी कल करा देना, आज बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, कल करा देंगे भैया। और बताओ भाई बाकी सभी? यस सर। चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं आ रहा तो देखो नहीं कराएंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं बन रहा कि इस भाई साहब ने बनाया, एडवर्ड भाई ने बनाया था, ये बता देना, ठीक है। अब बनाया कहाँ से था वो जरूर बताना, देखो ठीक है ना। अगर MMPI आ जाए, 16 PF आ जाए, कुछ भी आ जाए ना इनमें से, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2 लाइनें उसके बारे में जरूर लिखे आओ, कम से कम नाम जरूर लिखाना। MMPI आए तो एम्पिरिकल क्राइटेरियन किंग से ये बना है, ये लिखाना, कम से कम इतना तो लिखाना, ठीक है। और 16 PF आए तो 16 वो फैक्टर एनालिसिस से। अब ये आ जाए तो लिखाना पर्सनालिटी थ्योरी से, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक ये जरूर हो जाना कि भाई कौन सी पर्सनालिटी थ्योरी से। सैकड़ों पर्सनालिटी थ्योरी है भाई, हेनरी मुर्रे की एक पर्सनालिटी थ्योरी थी, उसमें से ये ड्राइव हुआ है। और अगर आप साथ में ये और लिखाओगे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी मुर्रे 1893 से 1988 जो लिख रखा है ना, डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, तो ये तो मोर देन एनफ हो जाएगा। उसके बाद आप बता देना कि ये 15 नीड्स की बात करता है, ठीक है। सर ये फिर 15 नीड्स भी एक्सप्लेन करने ना एक एक करके? हाँ ये तो देखो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आपको, ये तो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी।